क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बिना किसी वजह के आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर आप आज भी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि बचपन लाइफ का सिर्फ एक फेज है जो पीछे छूट गया, पर सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है। हीलिंग योर इनर चाइल्ड सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वर्तिका, आपकी लाइफ प्रिंट कोच। अगर आप इस शो पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो वेलकम बैक। आज कही सुनी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा सिम्टम्स, इमोशनल ट्रिगर्स और इनर चाइल्ड हीलिंग टेक्निक्स पर। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को दोबारा क्लेम करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ माइंडसेट कोच डॉक्टर योगिता। पता है बद्रिका जी, इस सिचुएशन में एक गाना बहुत सटीक बैठता है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। पर सच तो ये है कि वो एक पल तब तक नहीं मिलता जब तक हम उस बच्चे का हाथ नहीं थाम लेते जो पीछे छूट गया है। हमारा इनर चाइल्ड कोई पैसिव मेमोरी नहीं है, ये एक गहरी एनर्जी है। इसमें जहां बेहिसाब क्रिएटिविटी है, वहीं वो पुराने जख्म भी हैं जो आज भी हर छोटी बात पर दुखने लगते हैं। और छोड़ दिए जाने, आइडेंटिटी को नकारने या निग्लेक्ट किए जाने पर हमें बार बार कहते हैं कि गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी आज की आधी तकलीफें इसीलिए हैं क्योंकि हम उस बच्चे को बड़े होने के नाम पर कहीं अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. हम बड़े होने के नाम पर मेच्योरिटी का मास्क पहन लेते हैं ताकि इस बच्चे को लॉक कर सकें, पर इसकी कीमत बहुत भारी है योगिता जी। एंजाइटी, इमोशनल कोडिपेंडेंसी और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स का बार बार रिपीट होना। आज के एपिसोड में हम इसी को क्लैरिटी से और अंडरस्टैंडिंग के साथ पर और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ हैं बुआना पशुपति, रिलेशनशिप सिनर्जिस्ट और पेरेंटिंग लाइफ कोच, जो लोगों को अपनी बचपन की छुपी हुई इमोशनल वुंड्स समझाने और उन्हें प्यार, अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ हील करना सिखाती हैं। जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग और करियर काउंसलिंग में एक्सपर्ट, मेंटर के रूप में बुआना जी हर इंसान को अपने इनर चाइल्ड से रिकरेक्ट करना और रास्ता दिखाने का काम करती हैं, ताकि हम दर्द के साथ नहीं, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ से लाइफ को लीड कर सकें। तो वेलकम भुवाना मैम, वेलकम टू कही सुनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, girls, for giving me such a wonderful welcome, and thank you for your kind words. अच्छा, आप क्या जानना चाहते हैं इनर चाइल्ड वुंड के बारे में? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बुआना जी मैं यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इनर चाइल्ड वुंड होते क्या हैं। जैसे मतलब अगर हम उनको कैसे पहचानें, उनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें। कुछ हमारे बिहेवियरल ट्रेट होते हैं, जैसे कुछ लोगों में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग दूसरों को ही खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोगों में रिजेक्शन का भी डर होता है। सो क्या ये हमारे बचपन के कुछ इनकम्प्लीट इमोशंस होते हैं, या उन एक्सपीरियंसेस से कहीं जुड़ा हुआ होता है इस तरह का बिहेवियर एडल्ट्स के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ये बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं, मतलब असल में बिल्कुल अब्यूज वगैरह इतना भारी ट्रॉमा नहीं होने से भी इवन माइनर थिंग्स जब भी कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, दो बच्चों के बीच में माँ कुछ बोल देती है, तुम इसके जैसे नहीं हो, या तुम बड़े हो, तुम दे दो, बी मोर एम्पैथेटिक, ऐसे कुछ। तो वो बच्चा कैसे परसीव करता है अपने अंदर, मतलब मम्मी मुझे बिल्कुल मेरी बहन को ही प्यार करती है, मुझे नहीं प्यार करती, ये भी एक ट्रॉमा होता है। सो बड़े या छोटे जो ट्रॉमास बचपन में अक्यूमुलेट होता है और जिनका रेजोल्यूशन नहीं होता है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा, उसको बोलते हैं इनर चाइल्ड वुंड। तो ये जैसे आपने कहा जख्म हो जाता है ओवर द इयर्स। जैसा ये ऐसे पैटर्न रिपीट होते जाता है तो वो जख्म बहुत गहरी हो जाती है, और ऐसे जख्म भरने में बहुत साल लगते हैं। कई कोई भरते भी नहीं है, दे बिकम अडल्ट्स, और जैसे आपने भर्तिका ने कहा, वो मास्क पहन लेते हैं और उनका जख्म वैसे ही रहता है, पर उन वो जख्म बिहेवियर में दिखता है।
बिहेवियर में, कभी कभी अचीवमेंट्स में, सेल्फ वर्थ में, सेल्फ पिटी में, और लो सेल्फ एस्टीम में, इनमें सब वो जख्म, मतलब इनर चाइल्ड का जो वुंड है वो ऐसे बाहर आते हैं। कभी कभी गुस्से में आता है, कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंस में आता है। मतलब आप एक क्लास में देखिए, कई बच्चे, एक टीचर तो एक ही होती है, एक ही जैसा पढ़ाती है, पर बच्चे कैसे वो एसिमुलेट करते हैं नॉलेज को, ये उनका अंदर का परसेप्शन जो होता है ना, वो एक्चुअली प्लेस अ वेरी मेजर रोल। और इसके अलावा होते हैं चाइल्डहुड में काफी अब्यूजेस होता है, क्रिटिसिज्म का अब्यूज होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो इसका तो जरूर, मतलब जब बड़े होते हैं इसका असर तो जरूर पड़ता है अडल्ट पे। तो ये रिजॉल्व करना बहुत बहुत ही जरूरत है। रिजॉल्व होगा तभी दैट पर्सन विल बी, जैसे वर्तिका आपने कहा था, शायद जितना भी अचीव कर ले वो हैप्पी नहीं रहेंगे, अंदर से कुछ कमी महसूस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा है अभी। तो ये इनर चाइल्ड वुंड को रिजॉल्व करना ये बहुत जरूरी पड़ता है। बहुत सही कहा मैम आपने। और वो लोगों को अडल्ट का बिहेवियर तो दिखता है, अगर वो कुछ भी गलत करे, बट उसका वो इनर चाइल्ड या उसका वो ट्रॉमा नहीं दिखता है। तो मैम, करेक्ट। मेरा ये सवाल है कि जब लोग कहते हैं कि मुझे गुस्से में पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोल दिया, तो क्या वो सच में प्रेजेंट मोमेंट का गुस्सा होता है या वो बचपन का हिस्सा होता है कि वो जो कभी सुना ही नहीं गया, या उसके पीछे का कोई ट्रिगर जो उसको एंगर दे रहा है उस टाइम पे, या कोई उसकी कोई और स्टोरी? दोनों दोनों सही बात है। मतलब जो एंगर कभी कभार आता है और कभी एंगर जेन्युइन भी हो सकता है, तो दैट कैन बी दैट मोमेंट्स टेम्पररी। पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो हर छोटे बात पर बहुत गुस्सा करते हैं, और इट इज आइदर माई वे और हाईवे, ऐसे बातें करते हैं। तो ये बचपन का है जरूर, ये बचपन का गुण जरूर है। ओके। तो ऐसा जो बच्चे जो उनके बचपन में क्या, देयर चाइल्डहुड हमेशा, मतलब कैसे वो दबाव में जीते आए। सम they were never given the freedom to speak, they were never given the freedom to express their opinion। कुछ गलत लगा तो भी तुम चुप करो, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम छोटे हो और बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए। ऐसे दबा दबा के उनको परवरिश किया, तो बड़े होके तो वो डेफिनेटली उनके अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़का देखता है कि कैसे उनके पिताजी मम्मी को बहुत अननेसेसरली डांट रहे हैं। अब ये बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बोलने से सबसे पहले मम्मी बोलती है चुप करो, है ना, बड़ों के आगे बोलना नहीं है। तो अंदर तक गुस्सा बच्चे को होगा ही ना। अब जब वो बड़ा होता है, जब वो अडल्ट बन जाता है, तब वो गुस्सा आ, अपने अनकॉन्शियस, मतलब ही इज नॉट इवन अवेयर कि मेरा बिहेवियर ऐसा है, तो एकदम से छोटी बात पर इतना बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि बाद में शायद ही मे रियलाइज एंड ही मे से सॉरी, पर इट इज टू लेट। आप दूसरों को हर्ट कर चुके हो अपने गुस्से से। तो ये सब बचपन से ही है, बचपन से ही अंदर है। जो और दूसरी बात है, एक तो उनको फ्रीडम नहीं मिला बोलने के लिए, दूसरी बात है खूब सारा क्रिटिसिज्म। मतलब बड़े हमेशा बोलते हैं तुम तो नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब बच्चा जानता है मैं नालायक नहीं हूं, मैं जानता हूं, पर बड़े नहीं मानते और बस ऐसे उसको बोलते रहते हैं। तो अब वो बोल भी नहीं सकता और लेडी नहीं सकती। तो जब बड़े होते हैं तो ये पूरा गुस्सा निकलता है। और एक बात है कि जब अपना मूड खराब रहता है या फिजिकली, चलो समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हाई बीपी, पता ही नहीं चलता आई हैव हाई बीपी, तो उससे भी गुस्सा आता है। वो तो फिजिकल इश्यूज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू डोंट लाइक द अदर पर्सन, ठीक है, कुछ तो उनमें कमी है,
पर आप आगे से नहीं बोल पा रहे हो, तो छोटे छोटे चीजों पर आप जरूर गलतियां निकालते हो, गुस्सा करते हो। क्योंकि वैसे तो इसके पीछे तो एक तो है चाइल्डहुड बिहेवियर पैटर्न है। हमने देखा कि मेरे बुजुर्ग कैसे डील कर रहे थे, तो मैं भी वही कॉपी कर रहा हूं। तो ये कई कारण होते हैं गुस्से के लिए। और एक तो मैम आपने बच्चों, बताया कि वो टैग होने वाला गुस्सा, जो बड़ों ने हमको टैग कर दिया कि तू नालायक है, तू ऐसा है, तो वो भी गुस्सा अंदर भर जाता है। हम्म ट्रू। और सबसे ये है कि वो जो रेज होता है ना, बड़ों पर, कोई कोई आप देखे होंगे अडल्ट छोटी बात पर बिना मतलब का इतना बिगड़ते हैं, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है ये जरूर इनका अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड वुंड है। वाओ, एक्चुअली दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक टू डिस्कस, क्योंकि मुझे लगता है शायद ही कोई इंसान होगा जिसके चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा नहीं रहेगा, या चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी नहीं होगी जो उसको एडल्टहुड में कहीं ना कहीं परेशान ना करती हो। ट्रू। तो जैसे करेक्ट। बुआना जी अभी आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि ये जो एंगर है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, या तो हम अपने पेरेंट्स को नोटिस कर रहे हैं, वो एंगर में है और हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाती हैं। तो क्या ये चीजें रिलेशनशिप के मामले में भी होती हैं? जैसे हम देख रहे हैं घर में कि अगर हमारे पेरेंट्स के बीच में अच्छे से रिलेशन नहीं है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो हम सोचते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है हमारे पार्टनर के साथ, मगर वही हम्म फैमिलियर वुंड हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को हील करने की कोशिश में। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। एक तो एक चीज है कि हम अपने पार्टनर में अपने पेरेंट्स के क्वालिटीज ढूंढते हैं, ये एक तरफ। दूसरी तरफ ऐसा है कि जो पेरेंट्स में जो क्वालिटीज हमें पसंद नहीं आई, वो हमें नहीं चाहिए अपने पार्टनर में। और यदि वही क्वालिटीज दिख गए तो गुस्सा डबल हो जाता है फिर। क्योंकि यहाँ तो हम अपने पिता को बोल नहीं सकते थे, अब हस्बैंड भी वैसे ही निकला, बिल्कुल कंट्रोलिंग। तो कैसे बोले? ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि घर में पूरा छुट्टी दी हुई थी, नो कंट्रोल, जो मर्जी करो, और यहाँ ससुराल आके तो एकदम कंट्रोल। तो अंदर गुस्सा, मैं कहाँ आके फंस गई, क्यों ऐसे जगह में फंसी। तो ये दोनों ही ऑपोजिट हैं, दोनों ही गुस्से के लिए एक कारण बन सकते हैं। वेयर यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन, and where you make your comfort zone by expecting your partner to behave like your father. फादर बहुत प्यार से बोलते थे, अब पार्टनर बिल्कुल प्यार से बोल ही नहीं सकता, बल्कि कोई कोई पार्टनर्स चुप ही रहते हैं। मेरे पास एक आए थे 1-2 साल पहले, वन हस्बैंड एंड वाइफ। और वाइफ का ये था कि आई कम फ्रॉम अ वेरी नाइस फैमिली, वेरी जॉली हम रहते हैं, बिल्कुल हंसते खेलते फैमिली है। और यहाँ पे तो ये बोलता ही नहीं, हमेशा चुप ही रहता है, इतना बोरियत है। क्या करूंगी मैं, इसको कैसे बोलूं कि बातें करो। तो आई वॉन्ट टू डिवोर्स हिम। तो फिर मैं उसको समझाई कि हर कोई अपने बैकग्राउंड के साथ जैसे नहीं होगा ना, तो you see the good points in him and you make up for his lack of talking, you change the atmosphere। तो मतलब वो अलग बात है। पर सो इसीलिए कंफर्ट जोन, जिस कंफर्ट जोन में हम हमारी आदत हो चुकी है पेरेंट्स के घर में, वो ही हम एक्सपेक्ट करते हैं ससुराल में या पार्टनर के साथ। तो ये भी एक, मतलब ये चाइल्डहुड का वूंड नहीं है, पर चाइल्डहुड का इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से गैप्स हो सकता है, और गैप के वजह से अब पेरेंट्स, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, आई वांट टू, 2 साल तो मैं कैसे भी झेल ली, अब मैं आई वांट टू सेपरेट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आई मीन क्या बोलूं कि एक तरफ तो एंगर है, एक तरफ कंफर्ट जोन भी, बहुत कंफर्ट जोन भी ठीक नहीं है।
मतलब you should learn to adjust. You can't expect your husband to be replica of your father, partner, है ना? ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें लैक होती हैं, या तो हम उनकी कमियों को पूरा करने वाली चीज़ें ढूंढते हैं, या फिर हमें वैसा ही चाहिए होता है क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। बहुत सही कहा आपने। सो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कभी कभी, मैंने कहा ना, जो लैक होती है तो हम वो कुछ अच्छी ऊंची चीज़ें ढूंढते हैं। कई सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जो बाहर से तो अचीवर्स होते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। तो वो हाँ, अंदर से जो खाली महसूस करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनर चाइल्ड जो अभी भी उनका इनर चाइल्ड जो ऐसे हैं, अचीवर्स हैं, बट अंदर से खाली खाली महसूस कर रहे हैं, तो कहीं उनका वो चाइल्डहुड का ट्रॉमा तो नहीं है कि वो बचपन के स्कूल बैग को उठाए आज भी अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए या किसी अप्रूवल या वैलिडेशन को पाने के लिए उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, या फिर शायद जो इस दुनिया में है भी नहीं उन्हीं के अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा भी तो हो सकता है उनका, जो बिल्कुल है, अचीवर्स का। डेफिनेटली है। जो स्पेशली जो हाई अचीवर्स हैं और वो और भी ज्यादा अचीव करना चाहते हैं और भी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, डेफिनेटली उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये। क्योंकि उनका ऐसा है ना कि वो शिफ्टिंग गोल पोस्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट टू मेक 1 crore, अब 1 crore हो गया था, आई वॉन्ट टू मेक 10 crores। 10 करोड़। अब 10 crore हो गया तभी भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, 20 crores। तो उनका गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहता है। ये क्यों? डेफिनेटली ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है। और उनसे और उन्हें पूछो, आप अभी तसल्ली हो गया, आप अभी शांति हो? नहीं नहीं, अभी भी आई एम नॉट एट पीस, आई वॉन्ट टू अचीव मोर। और दे विल नेवर बी एट पीस। क्योंकि जब वो छोटे थे तो हमेशा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत खेलते कूदते मम्मी से आके बोलता है, आई गॉट 10 on 15 मम्मी, एंड टीचर सेड गुड। अरे, वो 5 मार्क कहाँ खो दिया? अब 10 on 15 में आपने प्रेज नहीं किया, बेटा यू आर सो केपेबल, यू शुड गेट 15 on 15, यू आर केपेबल ऑफ दैट। अब मम्मी सोचती है कि मैं अपने बच्चे को एनकरेज कर रही हूँ, पर वो बच्चा कैसा प्रोसेस कर रहा है अपने दिमाग में कि देखो, टीचर तो हाँ बोल दी, टीचर इज वेरी हैप्पी विथ मी, बट माई मदर इज नॉट हैप्पी। तो हर चीज में ऐसा होता है वो बच्चे के लिए। तो ये एक तरह का क्रिटिसिज्म वो मानता है, माई मदर इज क्रिटिसाइजिंग मी, आई एम नॉट एडिक्वेट, आई डोंट मेजर अप टू हर एक्सपेक्टेशन। तो उसका लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। अब जब इंसान का लो सेल्फ एस्टीम होता है तो वो एक मास्क पहनने लगता है। अब आई हैव टू प्रूव दैट आई एम ग्रेट, आई हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम एन अचीवर एंड आई कैन अचीव। तो वो इतना अपना मास्क को कीप अप करने में रहता है कि अंदर का शांति तो बिल्कुल खो देता है। एंड ही डजंट इवन रियलाइज इट, बिकॉज इतना काम 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 कि बाद में ये रिलेशनशिप, ये फैमिली, ये सब निग्लेक्ट हो जाते हैं। बाय देन इट बिकम्स टू लेट टू रिकवर। तो पैसा तो है, पर डू यू हैव फ्रेंड्स, डू यू हैव अ गुड फैमिली लाइफ? तो इनका जिंदगी अधूरा रह जाता है ना, जो पैसे के पीछे भागते हैं, जो अचीवमेंट के पीछे भागते हैं। आर दे लीडिंग अ सेटिस्फाइंग लाइफ? तो ये चाइल्डहुड से शुरू होता है। जैसे मम्मी डैडी बोलते हैं कि यू आर ग्रेट, यू हैव टू अचीव, और इनका ध्यान ज्यादातर मटेरियलिज्म में जाता है। कैसे और पैसा कमाएं, कैसे और, मतलब कैसे मैं सेटिस्फाइड हूं, कैसे मैं हैप्पी हूं, वो नहीं, पैसे ज्यादा कैसे कमाओ। तो इसमें बहुत, आप सोचिए, वो पैसा इज इक्वल टू मार्क्स in your childhood. अब the same marks become money in your adulthood. तो जो बच्चे चाइल्डहुड में मार्क्स के पीछे भागते हैं ना, वो अडल्टहुड में पैसे के पीछे भागते हैं, नॉट फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर गुड रिलेशनशिप। तो बहुत लेट उनको रियलाइज होता है। बाय देन जो
नुकसान होना था, हो जाता है, कई डिवोर्सेस हो जाते हैं कई बार, मतलब बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। योगिता, कई यू बार आर ऑन म्यूट। हाँ कई बार वो सेम पैटर्न अपने बच्चों के साथ भी रिपीट कर देते हैं ना, जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ में किया, दैट हाँ यू आर नॉट स्कोरिंग इनफ, तो सेम पैटर्न वो अपने बच्चों के साथ भी बोलते हैं कि भाई तुम लाइफ में दौड़ नहीं रहे हो, तुम्हें भी दौड़ना है, कहीं पीछे हाँ, छूट। करेक्ट, करेक्ट, राइट। एब्सोल्युटली राइट। सो अब इसी से कुछ हद तक रिलेट करता हुआ मेरे मन में भी एक सवाल है कि जैसे आज के डिजिटल जमाने में हम बहुत यंगस्टर्स को देखते हैं, यंगस्टर्स के आजकल तो हमारे एज के लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अपने फोटोज रील्स वगैरह डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक वैलिडेशन ढूंढते हैं सोशल मीडिया हाँ। की स्क्रीन पर। तो क्या ये जो हम्म सोशल मीडिया के लाइक्स हैं वो भी किसी हम्म नए बच्चे को, वो जो कभी शाबाशी नहीं मिली है, शाबाशी सुनने हम्म, को नहीं मिली है, क्या उसके जरिए हम अपनी वो इमोशनल एम्प्टीनेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम 100% सही कहा। क्योंकि ये जो लाइक्स का रेस है ना, ये वही है, और क्या है। हाउ मेनी पीपल लाइक्ड माय पोस्ट, हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग मी, मतलब वो जो अंदर का जो एम्प्टीनेस है वो कहीं ना कहीं भर जाता है व्हेन यू फाइंड यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स। ठीक है, अब वो फॉलोअर्स रखे आप क्या करने वाले हो? यू आर प्रूविंग टू द वर्ल्ड। जैसे मैं सोचती हूँ फेसबुक में आप जाइए तो देर आर 3-4 लेडीज हु कीप टॉकिंग अबाउट द वेरियस साड़ीज दे वेयर। अच्छा, ये कांजीवरम साड़ी, ये साड़ी, वो साड़ी, और रोज एक नए साड़ी पे पोस्ट करना, फोटो निकालना। अब इसमें से उनको क्या मिलता है? उनको अप्रिसिएशन मिलता है, ये तुम बहुत सुंदर दिखती हो, ये साड़ी बहुत अच्छा, ये कहाँ से लिया? तो ऐसे उनको अप्रूवल सीख करते हैं। जो बचपन में उनको ये अप्रूवल नहीं मिला, अब वो फ्रेंड्स या दे मे नॉट इवन नो दोस पीपल, बट दे जस्ट वांट अप्रूवल। तो ये क्यों? क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हुए हैं, मम्मी डैडी को उनके लिए टाइम नहीं था। और ज्यादातर मतलब हाँ, बच्चे स्कूल भर दिया और खाना दे दिया, एक कमरा दे दिया, अब द चाइल्ड हैज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो कोई उसमें इमोशनल इंटरेक्शन जब कम होता है ना पेरेंट्स के साथ, तो ऐसा इमोशनल फुलफिलमेंट हम करते हैं सोशल मीडिया थ्रू। तो जितना ज्यादा लोग अप्रूव करते हैं तो अच्छा, अंदर से अच्छा लगता है, अरे इतने ज्यादा लोग मुझे लाइक किए तो मैं भी कुछ हूं, आई एम ऑल्सो वर्थ समथिंग। तो ये वही सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम वहां से आता है, बचपन से, बिकॉज पेरेंट्स हैव नॉट गिवन इनफ अटेंशन टू देयर चाइल्ड। अच्छा, इसका ऑपोजिट मैं बताती हूँ। जहां एक मेरे पास एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक 1.5 साल पहले एक 50-year-old मैन आया था। आते ही एकदम नर्वस था वो, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ माई हेड, आप मुझे ठीक करो, एंड माई फ्रेंड रिकमेंडेड यू, दैट्स व्हाई आई हैव कम। और चैन से नहीं बैठ सकता था, इतना फिजिटी, इतना मूव करना, हर 10 मिनट बाथरूम जाके फेस वॉश करके आना। तो मैं पूछी क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, पैनिक अटैक्स आ रहा है, मैं राउंटाना जाता हूं तो कहाँ घूमना है मैं भूल जाता हूँ, राइट लेने का सोचता हूँ लेफ्ट लेता हूँ, और ऑफिस जाता हूँ तो कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, मैं भूल जाता हूँ मैं क्यों आया। सडनली कभी कभी मैं ठीक रहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि हर किसी का बात मैं मानूं, हर किसी को प्लीज करूं, बट मैं अभी, मुझे लगता है मैं पीपल प्लीजर हो गया हूं, और मैं ये नहीं कर सकता। मैं इनफैक्ट इवन मैं ड्राइवर का भी मैं बात मानता हूँ। अच्छा, ही बिलोंग टू अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, ओके। तो ही सेड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, हेल्प मी। तो बाद में उसके बचपन के बारे में पता चला कि हिज फादर वाज द कंट्रोलिंग पर्सन, ओके।
amongst many brothers, and he was the eldest. And his father expected so much from him कि इसको खूब डांट डांट के क्रिटिसाइज करके इसको बड़ा किए, पर ये एकदम उल्टा बना। अब 50 साल में ये अपने पिताजी को ये नहीं कह सकता कि पापा मुझे भी कुछ काम दो, मैं भी लायक हूं। इतना सॉरी स्टेट में आया बेचारा, और जब भी इसको कुछ काम देते भी ये ठीक से नहीं कर पाता, और फिर वापस वो पैनिक अटैक सब। तो बाद में धीरे धीरे से इसको, मतलब 6 महीने लगा इसको टू टेक हिम आउट ऑफ दैट। फिर इसको ये महसूस हुआ कि ये मतलब बिकॉज हिज फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिम, इसीलिए ये ऐसा था। और बट दे वर इन अ ह्यूज जॉइंट फैमिली, बट कजिन्स वर नॉट लाइक दैट, इट अफेक्टेड हिम मोर। और बाद में बाय द एंड ऑफ 6 months ही बिकेम टोटली नॉर्मल। और फिर वो कहने लगा अभी इवन माय, एंड ही वाज फादर ऑफ 2 children, ओके, ही सेड अभी मेरे बच्चे भी मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और मेरे पिताजी भी मुझे अभी फॉरेन भेज रहे हैं एक डील फिक्स करने के लिए। मैं बोली बहुत ही अच्छी बात है, धन्य आपका सुधर गया। इससे हाँ सब कुछ हो गया, सिर्फ मेरी बीबी अभी भी मुझसे बहुत मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट दे के नहीं बात करती। तो ऐसे फिर बीबी को भेजो, आई विल वर्क ऑन हर। तो नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये तो सीक्रेट है। मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ कि मैं समथिंग इज रॉन्ग विथ मी एंड आई एम टेकिंग हेल्प, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताया, नहीं मैं बता सकता। तो लोग मेंटल बीमारी, ये कहीं फिजिकल बीमारी होता तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यू से नहीं, छुपाते हो, नजरअंदाज छुपाते कर हो। देते हो, हाँ बात ही नहीं छुपा करते देते हो, या बोलते हो नहीं नहीं आई एम फाइन, नथिंग इज रॉन्ग विथ मी, समथिंग इज रॉन्ग विद द अदर पर्सन। ट्रू। ट्रू, सो ट्रू मैम। और ये इसी टॉपिक पे हम अपना ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना चुके हैं कि हम बाहर से बहुत कुछ दिखाते हैं बट अंदर से बहुत गड़बड़ होता है। हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को आज पूरी चीज़ें क्लियर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नीड है, अगर मेंटली हम प्रॉब्लम में हैं, तो हमें सबसे पहले हेल्प लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकली तो हमको लोगों को दिख जाती है, मेंटली नहीं हाँ दिखती चीज़ें, तो उसके लिए हमें खुद को अपने लिए स्टेप लेना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट। मैम, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल कि अगर कोई लिसनर इस पॉडकास्ट को सुनकर आज ये रियलाइज करे कि उनका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो रीपेरेंटिंग मतलब अपने अंदर के बच्चे की सही परवरिश करने की शुरुआत का पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है? अच्छा पहले मैं समझा दूं रीपेरेंटिंग क्या होता है। जी। रीपेरेंटिंग मतलब जो आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आपको नहीं मिला, अभी आप खुद अपने आप को दो, ठीक है। तो यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ चाइल्ड, और आपके पेरेंट ऐसे बिहेव करते तो आपका रिएक्शन क्या होता। तो यू हैव टू टेक योर सेल्फ बैक टू दैट टाइम है। तो हर चीज पे, फॉर एग्जाम्पल अभी गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो पहले आप अपने अवेयर हो जाओ कि गुस्सा क्यों आ रहा है, व्हाट इज द ट्रिगर, क्या ट्रिगर है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा को कैसे काबू में लाना, मैं क्या हुआ था, गो बैक टू योर चाइल्डहुड, क्या हुआ था मेरे पेरेंट्स के साथ कि मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। अब उस सिचुएशन को आप सोचो, और आप imagine yourself as the child and imagine your parents sitting there and the parents handling the situation in a different way. So the child is being taught in a very nice way, और बच्चा समझ जाता है और अपने आप को तसल्ली देता है कि आई एम ओके, आई एम ओके, नथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई एम ओके। दिस इज रीपेरेंटिंग, ठीक है। तो हर चीज में, हर विषय में हम ऐसे कर सकते हैं, गुस्से में, या whenever we are low self esteem हुआ,
तो क्यों लो सेल्फ एस्टीम, किस वास्ते आया, कैसे आया लो सेल्फ एस्टीम? क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी तुम नालायक हो, बड़े होके कुछ भी नहीं बनोगे, तो यहीं से आया। देखो अभी मैं कुछ बन गया ना, मैं नालायक तो नहीं हूं, तो क्यों अभी भी मुझे लो सेल्फ एस्टीम है? अब उसको खत्म करो। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक ये एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि पेरेंटिंग में हमारा आदतें बनती है। अच्छा, कई पेरेंट्स बहुत परमिसिव होते हैं, मतलब उनका बच्चों का कोई रेगुलर आदत नहीं डालते, तो यू सी कि अपना सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ है, मेरी आदत कौन सी है कि मैं उससे निकल सकता हूं बाहर। तो व्हाट इज दैट डिस्ट्रक्टिव हैबिट दैट आई हैव, मतलब getting up late or sleeping late, even small things like that. I'm not even talking about smoking, drinking, drugs, even small habits. तो ये एक तो है सेल्फ डिसिप्लिन रीपेरेंटिंग में, जो हमें सबसे पहले मैं बोली अवेयरनेस, उसके बाद क्या ट्रिगर होता है, किस वजह से आई फील पैनिक अटैक आता है, या आई फील एंग्री, और आई फील लाइक क्राइंग, आई फील डिप्रेस्ड, आई फील एंग्शियस, क्या कारण है? गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। सेकेंड इज अवेयरनेस, आई मीन सेकेंड इज ट्रिगर। अब ये दोनों पता चल गया, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो ठीक करने वाली बात है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन है क्या, आपका हैबिट्स कैसा है, आप सेल्फ केयर ले रहे हो क्या, इनफ सेल्फ केयर करते हो कि नहीं। मतलब छोटी छोटी बातें, अपने बॉडी ना हमें हमेशा इंडिकेशन देती है, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं उसे। तो स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, सेल्फ केयर, जैसे आजकल चला है ना मी टाइम, वो मी टाइम फेसबुक टाइम नहीं होना चाहिए। मी टाइम इज इंटरनल। आप अपने बारे में सोचो, आज सुबह रात को, आज सुबह क्या हुआ था जो मैंने ठीक किया था, क्या बात था कि आई कुड हैव डन बेटर, और इफ आई रिएक्टेड दैट वे, क्यों, कहां से आ रहा है ये रिएक्शन। ऐसे सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरत है हर रात, एवरी नाइट, इवन फॉर नॉर्मल थिंग्स। यदि सेल्फ एनालिसिस हो जाए ना, अब उसके बाद आप दोबारा वो रिपीट नहीं करोगे, एंड देन लर्न टू लिव इन जॉय। मतलब हर चीज ये भी निकल जाएगा, क्यों इतना सीरियस लेना है, हम लेट मी बी हैप्पी, लेट मी स्प्रेड हैप्पीनेस। और मतलब कौन सी चीज है, नो योरसेल्फ, कौन सी चीज है जो मुझे असल में गिव्स मी रियल हैप्पीनेस, ऐसा सोच के यदि हम वो करें, दैट इज एक्चुअली मी टाइम। एंड ऑल्सो रियलाइज, वंस यू रियलाइज योरसेल्फ, इमोशनल रेगुलेशन अपने आप बनता रहेगा। इमोशनल रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर आता है लर्निंग टू से नो। अब पीपल प्लीजर्स क्या करते हैं, हर जगह हाँ हाँ मेरे से हो जाएगा, और बाद में बैठ के रोते हैं, हर कोई मुझ पर ही काम देता है करके। तो बाउंड्रीज सेट करना, कैसे नो कहना, नो कहने से हम कम नहीं हो जाएंगे, वो भी एक्चुअली हम अंडर एस्टिमेट करते हैं द अदर्स इंटेलिजेंस, और हमको लगता है कि हम नो बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम नो कैसे कहते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो मेरे पास ये काम है आज, तो आज नहीं होगा, आप वेट करोगे तो 2 दिन बाद आप करके दे सकता हूं करके। तो ऐसे सेटिंग बाउंड्रीज एंड इमोशनली रेगुलेटिंग माय इमोशंस, मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या भय हो रहा है या क्या, मतलब आई वॉन्ट टू प्लीज एवरीबडी, आई वॉन्ट टू अचीव अ लॉट, आई वॉन्ट टू prove to the world that I'm the best. So what is the primary emotion happening inside me? So awareness अपने आप,
का जो अंदर का जो इमोशंस है, यदि हम इफ वी गेट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो बचपन का जो चाइल्डहुड वुंड है वो सब अपने आप हील हो सकता है। बहुत ही अनलेस बहुत ज्यादा ही मतलब थेरेपी चाहिए, जब वो सेक्सुअल अब्यूज हो या कांस्टेंट अब्यूज एंड निग्लेक्ट हो, दे आर ऑल एक्सट्रीम केसेस, यू नीड हेल्प, आउटसाइड हेल्प। माइनर केसेस जिस वजह से आप अपने बिहेवियर को, इफ यू कैन व्हाट वैसे ऑब्जर्व योर बिहेवियर, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, और बिल्कुल अपने सही। आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं हम। मैं आपसे पूछने वाली थी आगे कि वापस से हमारी वो बचपन वाली मस्ती और वो स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि सहजता को कैसे वापस लाएं, जो आपने ऑलरेडी बता दिया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल टूल्स और इतनी अच्छी नॉलेज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल लवली थिंग दैट आज आप हमारे साथ इतनी अच्छी नॉलेज को आपने शेयर किया। हमारी ऑडियंस को इतना बेनिफिट मिलने वाला है ये पॉडकास्ट से। सो आज जो बात हमने की है शायद वो सीधा सीधा दिमाग में नहीं उतरे, पर उन्हें उन्हें दिल से महसूस करके देखना। असली आज़ादी तब नहीं मिलती है जब हम दुनियावी मकाम जीत लेते हैं, बल्कि तब मिलती है जब आपको किसी मास्क की ज़रूरत नहीं हो। आज वही वक्त है जब आप खुद के लिए वो सेफ हाउस बन जाएं, जो सेफ साथी आप बचपन में दूसरों में ढूंढते रहे। ये जो सेल्फ रीपेरेंटिंग की टूल बताई हैं मैम ने, और ये जर्नी अगर आपने शुरुआत करनी चाहिए है, तो मुझे एक छोटी सी सॉन्ग याद आ गया यहाँ पे फिर से कि जो जगजीत सिंह का बहुत फेमस है और मेरा बहुत खास सॉन्ग है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नाइस। सॉन्ग। आप लोग जाके सुनिए और अपने बच्चे की, इनर चाइल्ड की रीपेरेंटिंग स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो थैंक यू थैंक यू भुवाना सो मैम। मच। यार आज थैंक यू हमने सो मच आपसे मैम। यही सीखा कि इनर चाइल्ड का हील होना जिंदगी की एक नई शुरुआत होना है। एक ऐसी जिंदगी जो ज्यादा फुलफिलिंग है, ज्यादा सच्ची है और ज्यादा रेडिएटिंग है। ठीक है। सो ऑडियंस, अब जब आप इस वीडियो के एंड तक आ ही गए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में वो कौन सा पल थे जब आपके इनर चाइल्ड को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्लीज शेयर इन कमेंट। आपका एक एक्सपीरियंस किसी और को हील होने की हिम्मत दे सकता है। लाइक कीजिए अगर कॉन्वर्सेशन ने आपके दिल को छुआ है। शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इस हीलिंग की जरूरत है। कहीं सुनी के इस सफर में हमारे साथ और गहराई तक जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखिए आपका इनर चाइल्ड आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो थैंक यू। मच।